हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 अगस्त 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड और आज हम डिस्कस करेंगे कोंगो रिवर के बारे में। कोंगो रिवर जिसका अल्टरनेट नेम है जायर रिवर। ये जो कोंगो रिवर है इसको स्टार्टिंग जहाँ से इसका ओरिजिन होता है वहाँ पर इसको लुआलाबा नाम से भी जाना जाता है। आफ्टर बोयामा फॉल्स के बाद में इसको कोंगो रिवर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट ये इस तरीके से हो जाती है कि जो 0 डिग्री है उसको ये 2 टाइम्स पास करती है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारे इंडिया में भी सेम इसी तरीके से एक रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम पास करती है। तो आपको उस रिवर का नीचे कमेंट बॉक्स में नाम बताना है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक मैप में आप ये देखो, एक पिक्चर है लेक विक्टोरिया की। ये जो लेक विक्टोरिया है वो कौन कौन सी कंट्री के साथ में अपनी बॉर्डर बनाती है और कौन कौन से कंट्री में ये एग्जिस्ट करती है, ये भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज है टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर के। इंडिया की जो हॉकी टीम है, इंडिया का जो हॉकी है, देखो ये जो फील्ड हॉकी है वो इंडिया का नेशनल गेम है और इन्होंने काफ़ी लंबे समय के बाद में लगभग 4 डेकेड्स के बाद में इंडियन मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है ओलंपिक में। अब थोड़ा सा अगर हम बैक हिस्ट्री की बात करें हॉकी टीम के बारे में तो 1925 में सबसे पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। इंडियन हॉकी टीम की जो पहली ट्रिप थी वो न्यूजीलैंड को लेकर के थी और उसी ट्रिप में जो हमारे लेजेंडरी हुए मेजर ध्यानचंद, उनका इमरजेंस होता है, मतलब वो एक मेजर प्लेयर के रूप में सामने आते हैं। 1928 में जो ओलंपिक हुआ उसमें इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद में 1928 से 1956 तक इंडियन हॉकी टीम ने लगातार 6 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल को हासिल किया। अब देखो उसके बाद में 1956 है तब तक किया। उसके बाद में इंडिया की 1-2 बार हार होती है। 1960 में जो रोम ओलंपिक्स है उसमें जो इंडियन टीम है वो पाकिस्तान से फाइनल में हार जाती है और 1964 में दोबारा से टोक्यो ओलंपिक्स में जो हमारी टीम है उसको गोल्ड मेडल हासिल होता है। तो इस तरीके से एक काफ़ी लंबे समय रहा इंडिया को कोई मेडल हासिल करने में ओलंपिक में। और हमारा जो अगर हम पास्ट की बात करें तो काफ़ी ब्राइट पास्ट था, मतलब काफ़ी ब्राइट था किस तरीके से इंडियन हॉकी टीम ने हॉकी में अपना जो डोमिनेंस है उसको बना करके रखा हुआ था और जिस तरीके से 2018 में सहारा ग्रुप जो है वो इंडियन हॉकी टीम को सपोर्ट करता था, स्पॉन्सर करता था। लेकिन 2018 में पहली बार ओडिशा जो स्टेट है उन्होंने सहारा जब पीछे हटा तो ओडिशा स्टेट ने स्पॉन्सर करने की कोशिश की हॉकी टीम को। और उसके बाद में जो इंडियन मैन हॉकी टीम है, वीमेन हॉकी टीम है, जूनियर में भी मैन वीमेन, उन सभी को ओडिशा स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये बेटर रिजल्ट निकल कर के आया है। पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ कि किसी स्टेट के द्वारा किसी टीम को, किसी गेम को, किसी स्पोर्ट को इस तरीके से सपोर्ट किया गया है और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकल करके आए हैं। ओके, तो इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि अगर इंडिया में हर स्टेट का कुछ ना कुछ यूनिकनेस है और उसी यूनिकनेस के अकॉर्डिंग हर स्टेट जो है अगर एक स्पोर्ट को सपोर्ट करे तो इससे इंडिया में जो ओलंपिक्स में जितने मेडल्स आते हैं उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट न्यूज, तो ये इंडियन हॉकी टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जर्मनी को हरा करके हमने ब्रॉन्ज मेडल को हासिल किया है मैन हॉकी टीम के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के है। कल 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मेजर स्टेटमेंट दिए। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर उनकी बात करें कि देखो अगर ये एक रिपोर्ट सामने आई है उसी में तो ये आरोप लगा है ना कि जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे लॉयर्स हैं, जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उन सब के ऊपर इस स्पाईवेयर का यूज़ किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे CJI हैं उन्होंने बोला कि अगर ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट की न्यूज़ सच साबित होती है तो ये जो एलिगेशन है वो बहुत सीरियस है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ये एलिगेशन जो है वो काफ़ी सीरियस है। इसके अलावा उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट ये दिया कि अगर आप ये मानते हो कि आपका फ़ोन हैक्ड हुआ है तो आपने क्रिमिनल कंप्लेंट क्यों नहीं की। इसके अलावा 2 years बैक this case came to light, there was no serious concern then, now it is suddenly highlighted। तो ये कुछ मेजर स्टेटमेंट हमारे CJI के द्वारा दिया गया।
हालांकि उन्होंने ये बोला है कि इसमें पूरी जांच होगी, पूरी कोशिश की जाएगी कि जिस तरीके से ये पता लगाया जा सके कि ये जो प्रॉब्लम है वो किस समय हुई। इसके अलावा जो सीजीआई है उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपको गवर्नमेंट के खिलाफ में कंसर्न है तो आपको जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें अपने जो भी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के लिए वहाँ पर अपनी जो भी कंप्लेंट है उनको दर्ज करवाना चाहिए था। ओके, इसमें देखो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट को कोई भी फॉर्मल नोटिस जारी नहीं किया गया है कल उनकी सुनवाई में। द कोर्ट डिड नॉट इश्यू ए फॉर्मल नोटिस टू द गवर्नमेंट। पार्ट ऑफ द कोर्ट्स reluctance was invited by a petition by advocate Manohar Lal Sharma in which he was arranged individuals as respondents. Okay, तो देखो मिस्टर शर्मा हैज नेम्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एज पर्सनल पार्टीज इन हिज पिटीशन। मतलब अपनी पिटीशन में उन्होंने एक पार्टी के रूप में इसको शामिल किया था। पर्सनली इनका नाम लेकर के, गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया, इनका नाम लेकर के पर्सनली इस पिटीशन के ऊपर सुनवाई हुई थी। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कुछ भी जो नोटिफिकेशन है, कुछ उनको जो ऑर्डर है, कुछ नोटिस है वो गवर्नमेंट को जारी नहीं किया है। तो आने वाली सुनवाई में समय पता चलेगा कि पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो क्या सोचता है। हालांकि रेगुलर ये मांग हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रॉब्लम में इंटरवेन करे, और जब सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करेगा तभी एक इंडिपेंडेंट जो जाँच है वो इस प्रॉब्लम की हो पाएगी। नेक्स्ट न्यूज है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ को लेकर के। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ होता क्या है। मान लो गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉ पास किया जाता है टैक्सेशन को लेकर के, और अगर ये जो लॉ है वो बैक डेट में जा कर के, मान लो आज डेट है 6 अगस्त 2021, आज एक लॉ, एक ऑर्डर, एक टैक्स लॉ पास होता है और इसमें बैक डेट घोषित की जाती है कि जो टैक्स का कलेक्शन है वो 2012 से करवाया जाएगा। तो ये जो पिछला जो टाइम है ना वो रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब बैक डेट में जाकर के किसी टैक्स को कलेक्ट करना, वो होता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। तो गवर्नमेंट ने जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लागू करने की कोशिश की, इसकी वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान हुआ। जैसे वोडाफोन, केयर्न एनर्जी जैसे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनसे जब लार्ज टैक्स डिमांड की गई तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को उठाया और उसकी वजह से इनको हमारी गवर्नमेंट को भरपाई भी करनी पड़ी, इनको काफ़ी पैसा देना पड़ेगा। हालांकि पिछले महीने ही जो केयर्न एनर्जी है उसने पेरिस में जो इंडिया की एसेट्स हैं उनको फ्रीज करने के लिए फ्रेंच कोर्ट से ऑर्डर ले लिया है, क्योंकि जो केयर्न एनर्जी है वो इंडिया के खिलाफ में केस जीत गई थी और वो बार बार मांग कर रही थी कि पैसा केयर्न एनर्जी को दिया जाए। तो इंडिया जब केयर्न एनर्जी को पैसा नहीं दे रही तो उन्होंने पेरिस में जो इंडिया के एसेट्स हैं उनको फ्रीज करवाने के लिए अपने ऑर्डर पास करवा लिए हैं। देखो ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्लोजेज की अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आना कम हो गया है। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके माइंड में ये जाता है कि इंडिया में कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ ला दिया जाए और उससे क्या होगा कि बैक डेट में जाकर के पैसा कलेक्ट किया जाएगा। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी जो हैं उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को सुप्रीम कोर्ट ने जब एक पावर दी उसके बाद में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि वोडाफोन कुड नॉट बी टैक्स्ड फॉर ए 2007 ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग हिज परचेज ऑफ ए 67% स्टेक इन हचिसन वैम्पोआ फॉर $11 बिलियन। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो वोडाफोन जो है वो ये पैसा देने में काबिल नहीं है। तब जा कर के जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को लागू किया था। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, एक सेकेंड, हाँ, मैनुअल स्कंजी को लेकर के अभी हमारे एक स्टेटमेंट आता है पार्लियामेंट के द्वारा और उसी को जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, उसमें पिटीशन जारी की जाती है, पिटीशन दाखिल की जाती है और उसमें ये बोला जाता है कि मैनुअल स्कंजी को लेकर के जो डाटा शामिल किए गए हैं, जो फैक्ट्स रखे गए हैं वो गलत हैं, रियल फैक्ट्स रखे जाने चाहिए। ये हमारे पार्लियामेंट में ये बोला गया कि मैनुअल स्कंजी की वजह से पिछले 5 साल में किसी की भी डेथ नहीं हुई है। तो इसी को पिटीशन माना गया है कि ऐसा नहीं है। ये जो गलत डाटा आप पब्लिश कर रहे हो ना, इससे ना तो सिर्फ ऐसे लोग, ऐसी फैमिलीज जो मैनुअल स्कंजी के काम में लगे हुए हैं उनको हर्ट करने वाली बात है, और जो एक तरीके से इन लोगों के
सोशल सिक्योरिटी के लिए या इन लोगों को वेल एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट को जो वर्क करना चाहिए उससे गवर्नमेंट पीछे हट रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जब ये बोल देगी कि मैनुअल स्कंजी की वजह से किसी की डेथ नहीं हुई तो गवर्नमेंट को इनके सोशल सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा कुछ वर्क करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इससे जो गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे गवर्नमेंट पीछे हट रही है। इसी के ऊपर सेंटर का जो रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए मैनुअल स्कंजी को लेकर के, इसी को लेकर के पिटीशन दायर की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में। नेक्स्ट न्यूज देखो, कृष्णा रिवर जो है वो मेजर डिस्प्यूट पैदा करता है किसके बीच में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। तो वहाँ पर काफ़ी हैवी रेन होने की वजह से जो पुली चिंताला एक प्रोजेक्ट है उसमें जो रेडियल गेट है वो टूट गया, क्योंकि काफ़ी भयंकर वहाँ पर फ्लड्स आई हुई है। तो देखो, कल भी हमने डिस्कस किया था कि IMD जो हमारे इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने ये बोला है कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में है, और ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो जगह होती है वहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो ह्यूमिडिटी लेवल है, जो वाटर होल्डिंग पावर है क्लाउड्स की, वो भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जब भी रेन्स होगी हैवी रेन्स होगी। और इंडिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ये मेजर इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि जो एवरेज रेन है वो इंडिया में इस तरीके के इंसिडेंट्स काफ़ी कम हो गए हैं। या तो रेन होगी ही नहीं, या रेन होगी तो बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन होगी। इसी के लिए IMD डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उन्होंने ये भी बोला कि हमें जो टेम्परेचर है उसको बढ़ने से रोकना होगा। अगर टेम्परेचर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो ये प्रॉब्लम जो है, फ्लड्स की प्रॉब्लम, साइक्लोन की प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा समय के साथ में बढ़ेंगी। क्योंकि जो ट्रॉपिकल एरियाज़, ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ पर कोई एरिया होता है तो वहाँ पर हैवी रेन्स को लेकर के, साइक्लोन को लेकर के, थंडर स्टॉर्मिंग जो है ये मेजर कॉजेज हो गए हैं डेथ को लेकर के। नेक्स्ट न्यूज, तो एक कृष्णा रिवर जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसको हम देख लेते हैं। कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है महाराष्ट्र से और इस तरीके से कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डिस्पोज करती है। तो ये जो मेजर रिवर है कृष्णा रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेजर डिस्प्यूट चला रहा है। CGI ने अभी, हालांकि जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में जो प्रॉब्लम है उसमें CGI ने मीडिएशन का रोल निभाने के लिए बोला था कि सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन कर सकता है, लेकिन जब आंध्र प्रदेश ने मना कर दिया कि हम मीडिएशन नहीं चाहिए तो CGI ने बोला कि एक बेंच को सौंपा जाएगा और देखो वो क्या रिजल्ट इसमें सुनाती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो मेकेदातु प्रोजेक्ट को लेकर के है। कर्नाटका और तमिलनाडु उसके बीच में कावेरी रिवर को जो पानी है उसको लेकर के मेजर डिस्प्यूट है। देखो, ये सारी प्रॉब्लम्स देख कर के आपको क्या लग रहा होगा, इंडिया में वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती जा रही है। स्टेट जिस तरीके से वाटर को लेकर के लड़ रहे हैं ये काफ़ी मेजर इशू है। मेकेदातु जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर के जो कर्नाटका के CM हैं उन्होंने बोल दिया है कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर के कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेकेदातु प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये जो इसमें मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वियर बनाया जाएगा ताकि बेंगलुरु जो वाला जो रीजन है वहाँ पर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जा सके। तमिलनाडु इस प्रॉब्लम को इस तरीके से कहता है कि कर्नाटका ने इस प्रोजेक्ट के लिए कोई भी प्रायर परमिशन नहीं ली। उसका आर्ग्यूमेंट ये भी है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो तमिलनाडु में जो कावेरी रिवर का वाटर का जो फ्लो है उसको इफेक्ट करेगा। इसी की वजह से तमिलनाडु ये भी आर्ग्यू करता है कि ये जो रिजर्वियर, जो मेकेदातु रिजर्वियर बनाने की बात की जा रही है कर्नाटका के द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट और कावेरी ट्रिब्यूनल के द्वारा जो डिसीजन लिया गया उसको वायलेट्स करता है। इसके आधार पे तमिलनाडु आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है। और मेकेदातु प्रोजेक्ट बनाने का कर्नाटका का मेजर रीज़न ये है कि अपने एरिया में जो वाटर की कमी है, जो ड्रिंकिंग वाटर की कमी आ रही है मेजरली, उसको सोल्व करने के लिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर कल 5 अगस्त को ईरान की यात्रा पर गए। ईरान की यात्रा पर इसलिए गए कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी वहाँ पर ओथ उन्होंने ली थी। काफ़ी मेजर रीजन है हमारे वहाँ जाने की। हम चाहते हैं कि US और ईरान दोनों के साथ में बैलेंस बना करके चलें। इसके अलावा जो वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं जैसे इजराइल हो गया, सऊदी अरेबिया, इनके साथ में भी हम अच्छे रिलेशन बना करके चाहते हैं।
इसके अलावा इंडिया ये चाहता है कि यूएस के द्वारा जो सैंक्शंस लगाया गया है इंपोर्ट ड्यू टू यूएस सैंक्शंस, उसको इंडिया कैंसिल करना चाहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑयल के प्राइजेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा चाबहार पोर्ट को इंडिया डेवलप करना चाहता है, ताकि कश्मीर वाला जो रीजन है उसमें इंडिया ईरान का सपोर्ट भी चाहता है। चाबहार पोर्ट को डेवलप करके हम अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं। इसके अलावा ईरान का साथ लेकर के हम जो अफगानिस्तान वाला रीजन है वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में मेजर रोल प्ले कर सकता है ईरान, और इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है ईरान में। तो इंडिया चाहता है कि वहाँ पर जो ईरान है वो इंडिया की हेल्प करे पीस एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के। नेक्स्ट न्यूज है आसाम और मिजोरम, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट, वहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, और इसी को लेकर के दोनों जो स्टेट हैं वो इस बात पे सहमति उन्होंने दिखाई है, एग्री हुए हैं कि ये जो बॉर्डर है इसकी पेट्रोलिंग की जाए किसी न्यूट्रल फोर्सेज के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखो एक स्टडी की बात की गई कि कोविड की वजह से कितने लोगों ने सुसाइड किया। हालांकि इसके बारे में जो गवर्नमेंट है उसने लोकसभा में इसके बारे में इन्फॉर्म किया कि हालांकि अभी तक इसकी कोई स्टडी नहीं की गई है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोविड के दौरान जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप उठाई। तो इसको लेकर के पूछा जा सकता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ है कोविड की वजह से उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक ऐसी गवर्नमेंट ने कोशिश की, बहुत सारे सेवरल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने उठाए ताकि लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए। ओके, देखो जो गवर्नमेंट ने टेली काउंसलिंग सेंटर स्टार्ट किए, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पर डॉक्टर्स हैं उनको बिठाया गया। जब भी किसी भी बंदे को प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो 24/7 हेल्पलाइन स्टार्ट की गई गवर्नमेंट के द्वारा, इसका सेटअप किया गया। और जब भी किसी बंदे को परेशानी है, वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, एडल्ट हो सकता है, एल्डरली हो सकता है, वीमेन हो सकता है, हेल्थ केयर वर्कर्स हो सकते हैं। अगर उनको कोई परेशानी है तो उनको अगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए तो उनके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। हालांकि अभी ये स्टडी नहीं हुई है, अभी इस स्टडी का होना बाकी है, और जैसे ही कोई डाटा सामने आते हैं उनको रखा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, प्रेगनेंसी के समय में कोविड की जो डोज है उसके बारे में, कोविड की जो वैक्सीनेशन डोज है उसके बारे में बोला गया है कि अगर प्रेगनेंसी के समय में कोविड की डोज ली जाती है तो चाइल्ड बर्थ के समय जो रिस्क हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। इन्फेक्शन के SARS-CoV-2 के इन्फेक्शन के जो केसेज हैं वो काफ़ी रिस्क जो लेवल है वो काफ़ी कम हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को इसरो के द्वारा 12 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा, तो श्रीहरिकोटा हमारे इंडिया के कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, ये आपको इसकी लोकेशन बतानी है। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है, यहाँ देखिए, ईरान में नए राष्ट्रपति बनते हैं और वो चाहते हैं कि जो भी उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं उनको हटाया जाए। इसके लिए जो ईरान के नए राष्ट्रपति हैं उन्होंने बोला, हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि हम अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम जाकर के गिड़गिड़ाएंगे कि हमारे ऊपर जो भी सैंक्शंस आपने लगा रखे हैं वो हटाइए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो भी सैंक्शंस हैं उनको हटाया जाए। नेक्स्ट न्यूज देखो, अल जजीरा एक न्यूज़ चैनल है और उसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश होती है कि मॉरिशस ने, जब पीएम मोदी मॉरिशस की विजिट पर गए थे तो 2 प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट हुआ था, और इसमें इन्होंने ये बोला कि मॉरिशस का एक रिमोट आइलैंड एरिया है अगालेगा, इसके ऊपर मॉरिशस गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है इंडियन गवर्नमेंट को कि वहाँ पर आप कुछ मिलिट्री बेस बना लीजिए। हालांकि जो मॉरिशस गवर्नमेंट है उन्होंने इसके लिए मना कर दिया है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जो मॉरिशस गवर्नमेंट है उसको लेकर के उनको जो चागोस आइलैंड है उनको इस तरीके की रिपोर्ट से प्रॉब्लम होने लग गई है, क्योंकि 1965 में जो ब्रिटेन है उन्होंने मॉरिशस से चागोस आइलैंड को अलग किया और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन को डियागो गार्सिया वाला रीजन दे दिया ताकि यहाँ पर जॉइंट मिलिट्री बेस बना सके। तो इस तरीके का जो रिपोर्ट आई है उससे दोबारा से मॉरिशस को प्रॉब्लम हुई है कि हो सकता है कि इस तरीके का इशू दोबारा से क्रिएट हो। मॉरिशस की जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, आप देख लीजिए, यहाँ पर जो मेडागास्कर आइलैंड है उसके पास में ही मॉरिशस आइलैंड है, यहाँ देख लीजिए।
और यहाँ पर ये है डिएगो गार्सिया वाला रीजन, ये यूके की टेरिटरी है प्रेजेंट टाइम में, और यूके ने इसको लीज पर दे रखा है यहाँ पर, किसको, यूएसए को, और यूएसए ने यहाँ पर मिलिट्री बेस बना लिया है। हालांकि यूएसए बार बार बोलता है कि इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है उसको फ्री एंड फेयर डिक्लेयर किया जाए, खुद यहाँ पर मिलिट्री बेस बना रखा है। और फिर जब पूछा जाता है तो यूएसए एक स्टेटमेंट देता है कि मैं तो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कोई यहाँ पर आकर के जो भी पावर्स हैं उनको गेन ना कर सके। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।